नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो कि आगामी एग्जाम के लिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चलिए तो बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया है इसको पहला कर लीजिएगा, ठीक है। कौन सा एक पादप हार्मोन्स है, तो कौन सा है जो एक पादप हार्मोन्स है उसको आपको बताना है। इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। जिसको भी पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा भाई, पादप हार्मोन्स, ठीक है। अगर पता रहता है तो आप कमेंट में ज़रूर उस आंसर को टाइप किया कीजिए ताकि वो को अच्छे से और याद हो जाए, ठीक है। एक बार तो हमें पता है, ठीक है, उसको एक बार पढ़ेंगे, फिर अगर टाइप करते हैं, लिखते हैं, कई बार बोलते हैं ना कि लिख के पढ़ना चाहिए, याद करना चाहिए, क्योंकि लिखोगे तो एक बार अलग से बोलोगे, फिर एक बार उससे ऐसे ही बोलोगे, और लिखाने के बाद एक बार उसको और पढ़ते हैं, है ना। तो ऐसे में बहुत बार रिवीजन हो जाता है और दिमाग में वो घुस जाता है। तो चलिए क्या होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर भी जल्दी से बता दीजिए। कौन सा एक पादप हार्मोन्स है, इसमें से कौन सा है जो एक पादप हार्मोन्स है। इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। तो इस प्रश्न का अगर सही आंसर देखें दोस्तों तो ऑप्शन डी हो जाएगा, साइटोकाइनिन, ठीक है। ये एक पादप हार्मोन्स है। इंसुलिन के बारे में जानते ही हैं आप, ठीक है, जो शुगर वगैरह लेवल को कंट्रोल करता है। थायरॉक्सिन तो थायराइड होता है उसके लिए, है ना, थायराइड ग्रंथि से। एस्ट्रोजन के बारे में बता दूं, ये महिलाओं के अंडाशय में ज़्यादातर बनने वाला है, ठीक है। तो जो महिलाएं होते हैं ना उसमें प्रजनन या यौन संबंधित ये हार्मोन्स है, ठीक है, जो उसके अंडाशय में ज़्यादातर बनते हैं, एस्ट्रोजन, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखिएगा, कई बार इसको पूछा है, एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। परागण निम्न में से किसकी विशेषता होती है। तो परागण जो है ये किसकी विशेषता होती है भाई। एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या है ये आपको बताना है। जिसको भी पता है कमेंट में आंसर बताना है भाई। परागण किसकी विशेषता होती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कर लीजिएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, जिसको भी पता है कमेंट में बताएं भाई। चलिए इसका सही आंसर अगर देखें तो एंजियोस्पर्म हो जाएगा, ठीक है, एंजियोस्पर्म। अब परागण है क्या चीज़, ये चीज़ देख लेते हैं। परागण क्या चीज़ है भाई। तो एक परागण जो है एक फूल के नर जो पराग कोष होता है, ठीक है, तो नर पराग कोष से मादा के वर्तिकाग्र तक पराग का जो कण होता है उसको पहुंचाने की जो या स्थानांतरित करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। तो पौधा सहित हर जीवित जीव का लक्ष्य अगली पीढ़ी के लिए संतान पैदा करना है। तो ये क्या करेगा भाई, जो नर फूल होता है, फूल में नर पराग कोष, उसको मादा के वर्तिकाग्र तक जो पराग के कण होता है उसको स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम परागकण कहते हैं। एंजियोस्पर्म ये क्या है, एंजियोस्पर्म की विशेषता है। तो पराग एंजियोस्पर्म में फूलों में पुंकेसर के पराग कोषों द्वारा निर्मित होता है ये, ठीक है। पराग एंजियोस्पर्म में जो फूल में होता है उसके पुंकेसर के पराग कोषों द्वारा क्या होता है, ये निर्मित होता है, ठीक है। तो यह जिम्नोस्पर्म, ठीक है, जिम्नोस्पर्म नर पराग शंकु के माइक्रोस्ट्रोबिलिटी के माइक्रोस्पोरोफिल में उत्पन्न होता है, ठीक है। माइक्रोस्ट्रोबिली के माइक्रोस्पोरोफिल में क्या होता है, ये उत्पन्न होता है, याद रखिएगा, ठीक है। टेरिडोफाइटस, ये टेरिडोफाइटस क्या है, तो एक स्वतंत्र थैलेमस या अविभेदित पादप शरीर है, ठीक है। तो ये जो है ना एक स्वतंत्र थैलेमस के रूप में भी मौजूद होता है, जिसे क्या कहते हैं एक और, तो प्रोथैलस, ठीक है, इस नाम से भी इसको जाना जाता है, किसको, टेरिडोफाइटस को
प्रोथैलस नाम से भी जाना जाता है, जिसमें क्या रहता है भाई, यौन अंग होता है। ठीक है, यह पादप शरीर और उनके जीवन चक्र की गैमेटोफाइट पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये पादप से रिलेटेड है। ठीक है, इसी में क्या रहता है, यौन अंग रहता है पादप का। ठीक है, ब्रायोफाइटा के बारे में देखें, ब्रायोफाइटस है ना, इसके बारे में देखते हैं। तो ब्रायोफाइटस के अंतर्गत अगर देखें तो काई जानते होंगे है ना, जो काई होता है हरे रंग का, वो इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, ये भूमि पौधों का एक समूह है। ठीक है, ये भूमि पौधों का क्या है, एक समूह है। कभी कभी एक टैक्सोनोमिक डिवीजन के रूप में भी इसको माना जाता है, टैक्सोनोमिक डिवीजन के रूप में माना जाता है। ठीक है, चलिए और क्या दिया है, उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो ये हो गया। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या है इसमें से भाई, एंजियोस्पर्म है। परागण निम्न में से किसकी विशेषता है, तो एंजियोस्पर्म की विशेषता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मिथाइलेट स्प्रीड में होता है, मिथाइलेट जो स्प्रीड होता है उसमें प्रतिशत बताना है। 2 से 5% मेथेनॉल, 5 से 7% मेथेनॉल, 10 से 15% मेथेनॉल और 40 से 50% मेथेनॉल। इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइए भाई। मेथाइलेटेड स्प्रीड में है ना। जिसको भी पता होगा कमेंट करके बताइएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो 10 से 15% क्या रहता है, मेथेनॉल रहता है, किसमें, मेथाइलेटेड स्प्रीड जो होता है उसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। तो कर लेना आप 4 नंबर। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो इसमें से गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन सा है बताना है। कोयला, गोबर गैस, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। जिसको भी पता होगा कमेंट करके आंसर बताते चलिएगा भाई। क्या होगा सही आंसर बता दीजिए। कोयला, गोबर गैस, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, कोयला एक गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा है। और कौन कौन सा है गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा, तो याद रखिएगा प्राकृतिक गैस, तेल और परमाणु ऊर्जा गैर नवीनीकरण ऊर्जा के उदाहरण है। तो याद रखना है उसको भी, कौन कौन सा, प्राकृतिक गैस जो होता है वो तेल और परमाणु ऊर्जा गैस नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है। अब गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा होता क्या है ये जान लेते हैं। ठीक है, तो इसका सीधा सा है गैर नवीनीकरण, जिसको खपत होने के बाद दोबारा नहीं प्राप्त किया जा सकता। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, जिसका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता भाई, ये है गैर नवीनीकरण ऊर्जा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
5वें नंबर का प्रश्न कर लीजिए इसको। निम्न के मध्य किसमें अणुओं की संख्या सर्वाधिक है? निम्न के मध्य किसमें अणुओं की संख्या सर्वाधिक है? 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 48 ग्राम ऑक्सीजन, 64 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड, 8 ग्राम हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन, है ना। किसमें है भाई अणुओं की संख्या सर्वाधिक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा भाई, 8 ग्राम H2 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या है, तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है भाई? 44, 46, 48, उपरोक्त में से कोई नहीं। जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। क्या होगा? 44, 46, 48, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिए 46 गुणसूत्र है मानव शरीर में भैया। ठीक है, ये मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पूछा है तो 46। अगर कितने जोड़ी में अगर पूछता तो याद रखिएगा, अगर जोड़ी में पूछता तो कितना हो जाता भाई? 23 जोड़ी गुणसूत्र। ठीक है, इतना क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। ये 6ठे नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, कार्बन की सर्वाधिक प्रतिशत उपस्थित है। कार्बन की सर्वाधिक प्रतिशत किसमें उपस्थित है? ए, बी, सी, डी किसमें है? देखिए और बताइए। कार्बन की सर्वाधिक प्रतिशत उपस्थित है। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, कार्बन की सर्वाधिक प्रतिशत किसमें है भाई? तो डी में है। 6 हाइड्रोजन है और 6 कार्बन है, यानी कि 50-50 है इसमें। इसमें है कितना है भाई? चल निकालें, कैसे निकालेंगे? मतलब 6 का आधा 3 होना था, मतलब कम है, 50% से कम है। ठीक है, 1 मिनट ना। ठीक है, और ये 12 में 6 है, यानी कि इसका आधा हो गया ये। ठीक है, और इसमें क्या है? 6 ये है तो 6 ये भी है। जितना ये है उतना ये भी है। इसमें क्या है? जितना ये 12 है और इसमें 6 है, मतलब आधा हो गया। ये आधे से भी इसमें और कम है। ये 14 में 6 है, माने आधा से भी कम है। इसमें जितना ये है उतना ये ही है। अगर ये 100% है तो ये भी क्या है? 100% है। तो इसमें 50% हाइड्रोजन और 50% क्या है भाई? कार्बन है। ठीक है, यानी कि दोनों बराबर है, दोनों मिलाकर 100% अगर देखें तो 50-50 हो जाएगा। इसमें 50-50 नहीं है भाई। ठीक है, चलिए, यानी कि अपने आप में 100 ये है, अपने आप में 100 ये है, तो दोनों बराबर है। तो प्रतिशत सबसे ज़्यादा किस में है? 6 में 6, यानी कि 100% है ना। 6 हाइड्रोजन में 6 क्या है? कार्बन है भाई। तो इस प्रकार से है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस प्रश्न। ये चीज़ है क्या चीज़? तो बेंजीन है, याद रखिएगा, ये बेंजीन का सूत्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर को क्वेश्चन रख लीजिए इसको। मशरूम खालिस्तान के प्रचुर स्रोत है। तो मशरूम जो है किसका प्रचुर स्रोत है भाई? प्रोटीन, लवण, कार्बोहाइड्रेट, उपरोक्त में से कोई नहीं। 7 नंबर का क्वेश्चन समझ लीजिए इसको। क्या होगा इसका? प्रोटीन, लवण, कार्बोहाइड्रेट, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रचुर मात्रा में क्या होता है भाई मशरूम में? मशरूम अभी आ रहा है ना जंगलों से बहुत सारा, वो जो मशरूम की खेती करते हैं वो अलग, अभी ओरिजिनल वाला भी मिल रहा है भाई।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन, ठीक है। मशरूम में प्रोटीन की प्रचुर मात्रा होती है। मशरूम पाउडर का इस्तेमाल करते हैं कई लोग, ठीक है। मशरूम पाउडर का इस्तेमाल करते हैं मोटापा लाने के लिए भाई, ठीक। कई को सूट करता है, कई को नहीं करता है ये, ठीक है। तो जो दुबले पतले होते हैं वो मशरूम पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। प्रोटीन प्रचुर मात्रा में उसमें होता है, ठीक है। चलिए, तो ये 8 नंबर का देख लीजिएगा। एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त के प्रति 100 ml में उपस्थित ग्रामों में सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है 9.8, 12.5, 14.5, 11.5। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा भाई, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिए। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।